नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज बात तरारी विधानसभा के उपचुनाव की। तरारी में क्या स्थिति है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसके बारे में आकलन करने की जरूरत है और समय भी है। क्योंकि ये 4 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, ये कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। अगले ही साल विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है, तो निश्चित तौर पर इन चुनावों का गहरा प्रभाव रिजल्ट का, इस चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उसका गहरा प्रभाव दिखाई देगा। जनसुराज पार्टी ने चारों विधानसभा के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तरारी में भी खड़े किए हैं। और तरारी में खास बात यह है कि उन्होंने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, किरण सिंह को। हालांकि इसके पहले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसके सिंह को टिकट मिला था जनसुराज का, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण वो पर्चा नहीं दाखिल कर सके और अंतिम समय में किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया जनसुराज ने। जनसुराज की तरफ से ये कहा जाता है रहा है कि चारों सीट जीतेंगे। और चूंकि प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, तो लोग भरोसा भी करते हैं कि हो सकता है। लेकिन तरारी में क्या है, तरारी का अगर इतिहास देखिए, तरारी विधानसभा का, तो जब से परिसीमन के बाद 2009 में परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आया विधानसभा, और 2010 में पहला चुनाव यहां पर हुआ। 2010, 2015, 2020 3 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला उम्मीदवार यहां से जीती नहीं है। हालांकि 2015 के चुनाव में हम अगर देखें तो गीता पांडे, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। और उस समय सुदामा प्रसाद, जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार थे, वो जीते थे महज कुछ वोटों से, 272 वोट से। और वोटों का प्रतिशत आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि 28.8% वोट सुदामा प्रसाद को मिले थे और 28.6 गीता पांडे को। गीता पांडे सुनील पांडे की पत्नी है और अच्छा फाइट उन्होंने दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक कोई महिला उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने के बावजूद सफल नहीं हुई है। और इस बार जनसुराज ने महिला उम्मीदवार पर दांव लगाया है, किरण सिंह पर। देखिए उनकी क्या स्थिति होती है। लेकिन जो हालात हैं और जो क्षेत्र का जायजा लेने के बाद जो बात समझ में आती है, तो उसमें सीपीआई-एमएल पिछले 2 बार से यहां जीत रही है। 2015 में भी सुदामा प्रसाद जीते थे और 2020 में भी जीते। 20 में थोड़ा अधिक मार्जिन से जीते। 20 में उन्होंने निर्दलीय विधायक सुनील पांडे को हराया था और सुनील पांडे को 37% वोट मिले थे, इनको 43% वोट था। तो वोट का प्रतिशत पिछले 2015 के हिसाब से माले का बढ़ा और उनका ग्राफ तो ये हो गया कि तरारी के विधायक थे सुदामा प्रसाद, अब आरा के सांसद हो गए, इसलिए ये सीट खाली हुई है और चुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 10 उम्मीदवार हैं इस विधानसभा के उपचुनाव के लिए, जिसमें से 4 निर्दलीय भी हैं। सबका अपना अपना वोट बैंक है। देखिए, जातीय आधार तो होता ही है और जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है, पार्टियां उसी पर दांव लगाती हैं। अब तरारी में भूमिहार जाति सबसे ज्यादा है, 65,000 से 70,000 के करीब में मतदाता है। तो बीजेपी ने इस बार सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत पर अपना दांव लगाया है। सुनील पांडे इस बार मैदान में नहीं है। देखिए, 2010 में सुनील पांडे यहां से जीते थे जेडीयू के टिकट पर। 2015 में उनकी पत्नी लड़ी थी एलजेपी के टिकट पर और इस बार उनका बेटा बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। पिछले चुनाव की बात करें 2020 में, तो बीजेपी की हालत बड़ी बुरी थी, अपना जमानत तक नहीं बचा पाई थी बीजेपी। यहां से कौशल विद्यार्थी उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुनील पांडे दबंग नेता हैं, उनके बेटे हैं विशाल प्रशांत, और भूमिहारों की संख्या भी ज्यादा है और वो भूमिहार जाति से ही आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी का यहां पर काफी दबदबा है।
सीपीआईएमएल ने राजू यादव को उतारा है मैदान में। यादव की संख्या यहाँ करीब 30,000 के करीब में है और बाकी और मुस्लिम भी करीब 20,000 के करीब में है। तो अगर देखा जाए तो सुदामा प्रसाद को बनिया मनिया कम्युनिटी का भी वोट मिलता था, जो कि परंपरागत वोट रहा है बीजेपी का। लेकिन इस बार यादव का उम्मीदवार होने की वजह से शायद बनिया वोट सीपीआईएमएल को न मिले। तो काफी कहते हैं ना कि हम जात पात पर राजनीति की बात नहीं करते हैं। राजनीतिक दल के नेता लगातार इस बात को बोलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण काफी मायने रखता है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि इक्वेशन को, तो 75,000 के करीब 65 से 70,000 के करीब में भूमिहार जाति के, ब्राह्मण 30,000 हैं यहाँ पर, राजपूत 20,000 हैं। अब किरण सिंह जो है वो राजपूत जाति से आती है, लेकिन राजपूत पूरे उनके वोट देंगे, उनको ये देखना होगा। लेकिन अभी की सिचुएशन में ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि किरण सिंह हालांकि जिला परिषद की सदस्य रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने का इनका पहला अनुभव है और जनसुराज का भी पहला अनुभव है। तो निश्चित तौर पर ये वोट उनको ट्रांसफर होता है कि नहीं, ये देखना होगा। पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के वोटर यहाँ 45 से 50,000 हैं, यादव 30,000 हैं, बनिया 25,000 हैं, कुशवाहा 15,000 हैं और मुस्लिम 20,000 हैं। तो कुल मिलाकर जो जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो भूमिहार सबसे ज्यादा है। और अगर भूमिहार तो वैसे भी एनडीए के साथ ही रहते हैं, तो निश्चित तौर पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है विशाल प्रशांत का। उनके पिता का भी यहाँ से काफी राजनीतिक वर्चस्व रहा है इस क्षेत्र से। तो मुकाबले की जहां तक बात है, तो वो बीजेपी और माले के बीच में ही है। वोट को कौन कितना ट्रांसफर करा पाता है, माले जो है अति पिछड़ा या पिछड़ा पर कितना सेंध लगा पाते, अति पिछड़ा वोट बैंक जो कि एनडीए का वोट बैंक या नीतीश कुमार का वोट बैंक है, उसमें कितना सेंध लगा पाती है। यादवों का पूरा वोट मिल सकता है, मुसलमानों का पूरा वोट मिल सकता है। तो मुख्य रूप से कुशवाहा और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां जो हैं उस पर मेन फोकस होगा माले का। वो कितना इन जातियों का वोट कितना अपने हिस्से में ला पाती हैं। चूंकि 2 बार से काफी मजबूत स्थिति में थी माले, और सुदामा प्रसाद की उम्मीदवारी में और राजू यादव की उम्मीदवारी में भी अंतर है। पार्टी भले ही माले हो, लेकिन इसमें अंतर है। तो निश्चित तौर पर लड़ाई दोनों के बीच में है। तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी इस बार नजर आ रहा है विशाल प्रशांत का। चूंकि ये परिवार लगातार चुनाव में है। जैसा कि मैंने बताया कि 2010 में सुनील पांडे खुद चुनाव लड़े थे, 2015 में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, फिर 2020 में सुनील पांडे निर्दलीय चुनाव लड़े, और फिर अब उनके बेटे चुनाव मैदान में। तो आप ये परिवारवाद का भी आरोप आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ वो मुद्दा ज्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जितना कि दूसरे जगह पर ये प्रभावी है। तो निश्चित तौर पर लड़ाई यहाँ पर आमने सामने की है एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच में। चुनाव प्रचार जोर पकड़ ही रहा है कि फिर छठ पर्व आ गया है, तो छठ के बाद ही फिर से जो बड़े नेता हैं वो निकलेंगे फिर से चुनाव प्रचार के लिए। अंतिम समय में क्या माहौल बदलता है ये भी देखना होगा। लेकिन चुनाव इस बार का काफी दिलचस्प है। और अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि महिला उम्मीदवार कोई अभी तक जीता नहीं है। इस बार क्या जनसुराज की जो महिला उम्मीदवार हैं वो इन दोनों की लड़ाई के बीच में कहीं निकल सकती हैं, तो इस पर भी देखना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से लड़ाई बीजेपी और माले के बीच में ही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।